नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सियासत के मंथन में इस हफ्ते देवभूमि की बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा निकला है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक मुद्दे खत्म हो गए, पर इस हफ्ते विचार हुआ कि बात होनी चाहिए माओ की सेहत पर, बात होनी चाहिए आपकी सेहत पर, बात होनी चाहिए कि आपकी चुनी हुई सरकार आपके स्वास्थ्य के लिए आखिरकार कितना गंभीर है। क्योंकि सरकार कांवरियों पर तो फूल बरसा रही है, लेकिन जिंदगियों को बचाना शायद भूल जा रही है। बीते दिनों करण मारा ने पीसी की और सरकार की कई कमियों की तरफ इशारा किया, लेकिन इन तमाम कमियों में जनता टीवी को माओ की मौत यानी कि मातृ मृत्यु दर की आवाज मुखरता से सुनाई दी है। क्योंकि आंकड़े, रिपोर्ट और जमीनी हकीकत, माफ कीजिएगा पहाड़ी हालात, इसी मुद्दे की ओर इशारा करते हैं। क्या की रिपोर्ट से लेकर देशव्यापी आंकड़ों तक सूबे के हाल बदहाल हैं। बीते 5 सालों में 798 माओ ने प्रसव के दौरान दम तोड़ा है। 21 में से 6 जरूरी दवाएं जो कि एक मां के लिए जरूरी होती हैं, भविष्य की मां के लिए जरूरी होती हैं। नवजात को लपेटे जाने वाली चादर कई अस्पतालों में है ही नहीं। यह हम नहीं कह रहे हैं, क्या की रिपोर्ट कह रही है। तो आज चर्चा भविष्य पर करेंगे, मां पर करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पर करेंगे। और इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। संजीव वर्मा जी हैं, बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं आप। संजीव वर्मा जी जुड़ते रहते हैं हमारे साथ में। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से लखपत बुटोला जी जुड़ते रहते हैं, और लखपत जी जब जुड़ते हैं किसी डिबेट में तो इस बात को समझिए कि उस डिबेट का निष्कर्ष अच्छा होता है। लखपत जी, आज फिर से उम्मीद है कि करण मारा ने एक मुद्दा उठाया था और आप इस डिबेट को दिशा देंगे। आम आदमी पार्टी से कमलेश रमन हमारे साथ में जुड़े हुई हैं, माफ कीजिएगा। कमलेश जी बहुत स्वागत है, पहली बार आप डिबेट में जुड़ रही हैं और उम्मीद है कि इस चर्चा को बेहद खास बनाएंगे, क्योंकि कैग की रिपोर्ट का खुलासा आपकी साइड से हुआ था। चलिए, राजनैतिक विशेषज्ञ के तौर पर राजेंद्र बिष्ट जी, जैसा कि वो जुड़ते हैं हमेशा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और माफी के साथ स्वागत है आपका राजेंद्र जी। हो सकता है बीच में भी आपकी जरूरत पड़े, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आखिरी पे निष्कर्ष पे आप चर्चा कीजिए। शुरुआत करते हैं, शुरुआत लखपत जी के साथ में। लखपत जी, करण मारा ने इस तरफ दिशा तो दिखा दी कि माओ की जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा विध्वंसक है, और जो उत्तराखंड की स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं में वो बदहाल है। लेकिन कांग्रेस आगे क्या स्टेप ले रही है? महंगाई के लिए प्रदर्शन हुआ है, तमाम चीजों के लिए प्रदर्शन हुआ है। क्या सिर्फ ये पीसी का पार्ट बनकर रह जाएगा? ये कांग्रेस वाकई स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर के भी कुछ आगामी योजनाएं बना रही है कि सरकार को दिशा दी जाए? देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगा जी। इस देश के अंदर जितने भी, उत्तराखंड के अंदर विशेषकर जितने भी सीएससी सेंटर हैं, जितने पीएससी सेंटर है, सारे के सारे कांग्रेस ने खोले हैं। हेल्थ सेक्टर की बात है, चाहे आशा माताएं हो, चाहे हमारी तरफ से आंगनबाड़ी में जो काम करते हैं, ये आप जानते हैं कि कांग्रेस केंद्र सरकार ने तत्कालीन पूरे देश में स्वास्थ्य सुधार के लिए ये व्यवस्थाएं की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से सत्ता में भाजपा आई है, भाजपा ने लगातार स्वास्थ्य का बजट कम किया, इन संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया। रिजल्ट ये रहा कि ये प्राइवेट जो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, इनको लेकर के जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने लोगों को फलने फूलने का काम दे रहे हैं, सरकारी संस्थान कमजोर हो रहे। चाहे वो आप जितने भी आप ब्लॉकों के अंदर चले जाए, चाहे कोई पीएससी सेंटर देखिए, आप सीएससी सेंटर देखिए, सारे के हाल बदहाल है। हम विपक्ष में, हमारा काम लगातार मुद्दा उठाना है। कल हमने देश के अंदर इतना बड़ा, मैं एक चीज कह सकता हूं, बहुत पीड़ा होती है पूजा जी, जब मीडिया का एक वर्ग जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसका काम है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, जब कांग्रेस के देश के अंदर इतने बड़े, जब देश में त्राय आम महंगाई से पड़ा हुआ है, और अमित शाह जी एक बयान कहते काले कपड़े इसलिए पहन गए भगवान राम का विरोध करने के लिए, और पूरा देश का मीडिया उसी नैरेटिव को सेट कर देता है। वास्तव में अच्छा होता कि मीडिया दिखाता कि कांग्रेस ने गलत कहा, सही कहा। यदि हम आंकड़े के साथ नहीं करें, हमारी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि हम सरकार के आंखें खोले, उनके कान खोले, जो हमारे जितने भी देश के अंदर जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उन लोगों की जो समस्या, उसको लेकर जो विपक्ष का काम हो, उसको सकारात्मक रूप से खोले। लेकिन मीडिया का भी वही कितना बड़ा रोल होना चाहिए कि मीडिया उसको दिखाए, मीडिया दिखाए देश के अंदर क्या है, सरकार के किन नीतियों को दिखाए। हम नहीं कहते, लेकिन एक तरफा जो पलड़ा पिछले 8 सालों में हुआ है,
बहुत कम लोग मीडिया के लोग हैं। आज आप हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम देश के अंदर आप देखोगे जिस तरह से नैरेटिव चलाया जाता है, एक हेडलाइन के अंदर लगाया जाता है, उसको अंदर तो लगता है कि इस देश के अंदर हम तो अमेरिका से भी आगे हो गए हैं। आज केवल और केवल जब तुलना को कि सरकार कमियां क्यों ला दे, तो सरकार कहते हैं हम श्रीलंका से अच्छी स्थिति में, हम पाकिस्तान से अच्छी स्थिति में, लेकिन कभी सरकार ने कहा कि चाइना की स्थिति में हम कहाँ हैं। ये तो सरकार, हमारे टाइम पे कहा जाता था कि हम तो श्रीलंका पाकिस्तान की बात ही नहीं होती, नेपाल की बात ही नहीं होती थी, बात होती थी। आज तो स्थिति है कि बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ज्यादा है। आज स्थिति एक परिस्थितियां बन गई हैं। आज ये स्थिति है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर हम बात कर रहे हैं लखपत जी, और मेरा सवाल आपसे ये था कि आगे कांग्रेस स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के क्या कुछ करने वाली है? क्या ये सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर कांग्रेस इसके लिए कुछ करेगी भी? चलिए संजीव वर्मा जी के पास मैं चलूंगी, और जब मैं वापस आपके पास आऊंगी तो मेरी कोशिश रहेगी कि प्लीज आप इस बात का जवाब दीजिए कि कांग्रेस स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आगे क्या कुछ करने वाली है। संजीव जी, इतना बड़ा विषय, 798 से ज्यादा माओं ने, आज ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा, 798 से ज्यादा माओं ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। क्या की रिपोर्ट मेरे सामने है संजीव जी, ये रिपोर्ट कह रही है कि 21 तरह की दवाइयां होनी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। कई ऐसे आपके जिले हैं जहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर 6 दवाएं मौजूद ही नहीं है, और ये क्या की रिपोर्ट आज कह रही है। कल क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है, आज की तारीख में क्या विषय है, क्या आंकड़े हैं, वो पता नहीं है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, माओं को लेकर के कितनी गंभीर है। पूजा जी देखिए, सरकार की अपनी तरफ से तैयारियां हैं, और जिस तरह से सेवाओं के प्रति हमारी सरकारों ने जो 2017 से 22 तक की सरकार थी और वर्तमान जो हमारी सरकार, हम लगातार जो हमारा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोग लगातार उन्नति कर रहे हैं, लगातार हम लेकिन मैं संजीव जी ये समझना चाहूंगी किस इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं। बहुत इजीली सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल होती हैं आपके हॉस्पिटल्स में। जो तुरंत मां बनी है महिला जिसको एकदम बेतरतीबी से ब्लीडिंग होती है, उसके लिए सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, उसके लिए चादरें मौजूद नहीं है बच्चे को लपेटने के लिए। हम किन सुविधाओं की बात कर रहे हैं? मैं मशीनों की तो बात नहीं कर रही हूं, मैं 65% जो विशेषज्ञ मौजूद नहीं है उनकी बात ही नहीं कर रही हूं। सैनिटरी नैपकिन्स, चादर, इतनी छोटी चीज है। पूजा जी देखिए, कुछ उपलब्ध है, यह केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा भ्रम और झूठ का जो मकड़ जाल बुना जा रहा है, उसके आधार पे आप भी इस बात का उल्लेख कर रही हैं। आप आज देखिएगा 2017 में जब हम सत्ता में आए, उस समय हमने जितने भी हमारे डॉक्टर्स थे, आज हमने 2.5 गुने डॉक्टर्स का बेड़ा आज हमारे पास है। तमाम CHC, PHC और तमाम जिला चिकित्सालय, हर जगह पर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, हर नर्सेज स्टाफ उपलब्ध है, और जितना भी स्वास्थ्य से संबंधित जितना भी उनका स्टाफ होता है आज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तमाम जगहों पर दवाइयां उपलब्ध हैं, हर तरह के जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनमें तमाम जो सुविधाएं वो उपलब्ध हैं, और 216 तरीके के जो पैथोलॉजी टेस्ट हैं सरकार के द्वारा पूरी तरह से मुफ्त कराए गए हैं, और जो 108 सेवा जीवनदायिनी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा हमने स्टार्ट करी थी। जैसे ही 2012 में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले उस सेवा को विड्रॉ करने का काम किया, उस सेवा को वापस लेने का काम किया, और मैं सोचता हूँ उस सेवा को पटरी से उतारने की वजह से ना जाने कितने जो मरीज थे जो दूर दराज से अस्पतालों तक पहुंच सकते थे इजीली, वो नहीं पहुंच पाए। तो सबसे बड़ा जो पाप किया है वो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है। और जिस तरह से अभी मेरे भाई लखपत बुटोला जी कह रहे थे कि ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, हाँ सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया। लखपत जी ये भी गिनवाइए,
कि देश के 2 टुकड़े भी हमने करवाए, देश के 2 टुकड़े भी कांग्रेस पार्टी ने करवाए, देश में इमरजेंसी भी कांग्रेस पार्टी ने लगवाई, देश में 84 के दंगे भी कांग्रेस पार्टी ने कराए। भोपाल का जो गैस कांड का जो मुख्य आरोपी था उसे भगाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। संजीव जी मुझे लगता है कि मुद्दे से आप भटका रहे हैं, मुद्दे से आप भटका रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कमलेश जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में। कमलेश जी, कैग की रिपोर्ट को लेकर के सबसे पहले आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सामने आई, और संजीव जी को मैं ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस से प्रेरित होकर सवाल कोई नहीं था। मेरे हाथ में कैग की रिपोर्ट है, मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था कि मेरे हाथ में कैग की रिपोर्ट है, उसके आधार पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। कमलेश जी, मेरा आपसे सवाल है, कैग की रिपोर्ट को सबसे पहले राज्य की सामने लाने वाली आम आदमी पार्टी, जिसने बहुत सारी बातें कही, जिसने स्वास्थ्य की तरफ दिशा दिखाई राज्य को कि इस तरफ बात होनी चाहिए और स्थितियां बदहाल हो रही हैं, फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन सामने आता है रेजिडेंट डॉक्टर्स का, और कई ऐसी नियुक्तियां हुई जिसमें डॉक्टर्स को नियुक्ति तो मिल गई, लेकिन उसके बावजूद वो जाना नहीं चाह रहे क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है। तो दुर्गम क्षेत्रों का क्या होगा? वहां पर अगर डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते तो क्या वहां के लोग मरने के लिए छोड़ दिए जाएं? आपकी इस पर क्या दृष्टि है सरकार के लिए? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा जो इस प्रदेश का है इस वक्त, कि हमारी जो मातृशक्ति है वो प्रसव से परेशान हो जाती है, पहाड़ों में अपनी जान गंवा देती है, उनको हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिल पाती है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगी कि आपके चैनल ने इस मुद्दे को उठाया, और ये वाकई बहुत घर घर की कहानी है पहाड़ों की। देखिए 22 साल होने जा रहे हैं हमारे इस प्रदेश को बने हुए। उत्तराखंड मातृशक्ति ने क्यों मांगा था? उत्तराखंड मातृशक्ति ने इसलिए मांगा था कि जो पहाड़ हैं हमारे, जो दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पर सुख सुविधाएं पहुंच सके, क्योंकि हर व्यक्ति तो शहर के अंदर नहीं आ सकता, शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। उत्तराखंड मातृशक्ति ने जो डंडे खा के बलिदान दे करके मांगा था, वो इसलिए मांगा था कि हमारी वो सुविधाएं, हमारे हॉस्पिटल, हमारी शिक्षा व्यवस्था वहां पे दुरुस्त हो सके और हमें सुविधाएं मिल जाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए। पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही पार्टियां इस बात को अच्छी तरह जानती होंगी कि दोनों केवल और केवल मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। अगर बात होती है मातृशक्ति की, कि मातृशक्ति जो प्रसव से, आप देख लीजिए कोरोना काल में भी आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य की क्या हालत थी। आप देख लीजिए पहाड़ों में इस वक्त जो डॉक्टर, आप यहाँ से जो शपथ लेते हैं कि हम दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर के सेवाएं देने का काम करेंगे, सरकार की नाकामी की वजह से वो डॉक्टर पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाते। हॉस्पिटल में आज ताले लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर को जो दवाई डॉक्टर लिखनी चाहिए, जो हॉस्पिटल के अंदर लोगों को मिलनी चाहिए, मरीजों को मिलनी चाहिए, वो बाहर की दवाई लिखते हैं और महंगी दवाई लिखते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में वो व्यक्ति तो जाता नहीं है जिसके पास बहुत पैसा होता है, वो व्यक्ति तो प्राइवेट में चला जाता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग का, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, चाहे महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हॉस्पिटल जाता है। आज उसकी स्थिति ये आ चुकी है कि वो मजबूर है अपने घर को बेचने के लिए कि वो अपना इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराए। क्योंकि मैं यहाँ देहरादून पे बैठी हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दून हॉस्पिटल, कोरोनेशन, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल, गांधी शताब्दी जो खुला है, आप उन हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए। कहती तो है सरकार की हमने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छे बेड दे दिए, लेकिन वाकई में वहां की सफाई व्यवस्था को देख लीजिए। अभी जैसा कि आपने कहा, नैपकिन तक की वहां पे सुविधा नहीं है। महिलाओं को वहां बेड की जो चादर है वो इतनी गंदी और फटी भी रहती है, जो वो बेड के ऊपर जो गद्दा लगा हुआ होता है उसका फोम निकला हुआ होता है। सरकार को इस ओर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। हाँ, जो वीआईपी वार्ड इनके बने हैं, जिसमें कभी मंत्री या मुख्यमंत्री कहीं कभी अगर चला जाए खुदा ना खास्ता, तो उनके लिए वो बेड अच्छे हैं, लेकिन मरीजों के लिए आप दून हॉस्पिटल में चले जाइए, बाथरूम बह रहा है, बरांडे में पानी बह रहा है, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है, सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों की सरकारें रही है इस प्रदेश के अंदर। आज स्वास्थ्य की जो हालत हमारे इस प्रदेश के अंदर हो रखी है, उसके लिए हमारी जो पहाड़ों में बैठी मातृशक्ति है, जो प्रसव से बच्चों की दर प्रतिदिन और प्रत्येक वर्ष जो बढ़ोतरी हो रही है उनकी, उसकी तरफ किसका ध्यान जाएगा? सरकारों का जाएगा कि नहीं जाएगा? आप इतना बड़ा महोत्सव करने की बात करते हैं, आप उन महिलाओं की ओर भी तो ध्यान दीजिए जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने में अपनी। संजीव जी, आपसे मेरे दो सवाल हैं। संजीव जी, आपसे मेरे दो सवाल हैं। अभी मेरे पास जो ताजा डेटा मौजूद है, हो सकता है ये थोड़ा पुराना हो, 1 या 2 महीने पुराना हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग में 64% महिला रोग विशेषज्ञ मौजूद नहीं है, 60% बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है।
मैं समझना चाहती हूँ कि बीजेपी दूरस्थ क्षेत्रों में कांवरियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा देती है, उसके लिए सुविधा होती है, बजट क्षेत्र में नहीं है। हम समझ रहे हैं ये बात, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं संजीव जी इस बात पर कि उत्तराखंड बहुत ज्यादा कर्जे में चल रहा है, लेकिन कांवरियों पे आप फूल बरसा रहे हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब माओ को जरूरत हो, जब मरीजों को जरूरत हो, तो क्या इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल उसके लिए नहीं हो सकता है? और दूसरा विषय, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यालय, कनेक्टिविटी, मुख्यमंत्री का पहुंच जाना, मंत्रियों का पहुंच जाना हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल्स का पहुंचना नहीं हो पाता, डॉक्टर्स का पहुंचना नहीं हो पाता। यही वजह है कि मरीज जो है जान दे रहे हैं। संजीव जी। पूजा जी, देखिए, जैसा भी आपने कहा कि कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाना हो जाता है, मुझे उससे ऐतराज नहीं है, मुझे उससे ऐतराज नहीं है, मैं पहले आपको क्लियर कर दे रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात से ऐतराज है कि मरीजों के लिए क्यों नहीं हेलीकॉप्टर है। नहीं तो कंपेयर मत कीजिए उससे। कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाना एक अलग विषय है, मरीजों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना वो एक अलग विषय है, और जो मरीजों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहीं भी पीछे हटने की बात नहीं कर रही है, बल्कि तमाम सुविधाएं हम लोग कैसे बेहतर से बेहतर उपलब्ध करा सकते हैं, उसके ऊपर सरकार पूरे गहनता से पूरा चिंतन मनन भी कर रही है। साथ में उन चीजों को प्रोवाइड करने का एक पूरा का पूरा ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया है, और हम ये नहीं कह रहे कि हमने कर लिया है, हमने कुछ किया है, कुछ कर रहे हैं, कुछ करना भी शेष है। जिस तरह से अभी एम्स की स्थापना ऋषिकेश में की गई, जैसा भी आपने कहा, हेलीकॉप्टर से आप फूल बरसा सकते हैं लेकिन मरीजों को नहीं ला सकते। हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करी है, और अभी पिछले दिनों लखपत जी आपका काउंटर आएगा। उत्तरकाशी में एक भूस्खलन की घटना हुई थी, जिसमें 4-5 महिलाएं मिट्टी में दब गई थी। उन जो घायल महिलाएं थी उनको एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। और आज आप देखिएगा, हर जिला चिकित्सालय में अपने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, हर जिला चिकित्सालय में सीएचसी पीएचसी सेंटर्स में पर्याप्त दवाइयों का भंडारण है, और कहीं पर यदि कोई भी डॉक्टर बाहर से दवाई कोई लिखता है तो बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जो भी डॉक्टर्स मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा और बाहर से कोई भी दवाई लिखने का काम करेगा प्राइवेट उस पे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई। लखपत जी आपका काउंटर है, इसके बाद मैं राजेंद्र जी पर जाऊंगी क्योंकि समय खत्म हो रहा है। मैं पूजा जी संजीव जी लखपत जी को सुन लीजिए। एक लाइन की बात है जी, अपनी बात आप पूरी करना। एक लाइन की बात है, अभी देहरादून में एक स्पेशल बिल्डिंग केवल महिलाओं के लिए बनाई गई है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर्स की अलग से व्यवस्था की गई है, वहां के लिए डॉक्टर्स की अलग टीम है, अलग पूरे इक्विपमेंट्स हैं। और मैं सोचता हूँ जहां तक मातृशक्ति है, मातृशक्ति की बात हम करते हैं। लखपत जी को सुन लीजिए संजीव जी, अब आपका समय खत्म। मातृशक्ति के लिए हमारा पूरा सम्मान है, और मातृशक्ति की रक्षा करना और मातृशक्ति के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध दो दिन पहले पहाड़ों में परसों से हमारी महिला की तहत हो गई, बच्चे सहित, वो भी बताइए संजीव जी। लखपत जी आपका काउंटर है, संजीव जी लखपत जी को सुन लीजिए। काउंटर नहीं है, पूजा जी कैग की रिपोर्ट कहती है पिछले 5 सालों में 238% शिशुओं की मौत हुई है। ये 5 साल से सत्ता में। सुन लीजिए, मैं ईयर वाइज भी दे देता हूँ। 2016-17 में मात्र 232 बच्चों की 228 बच्चों की मृत्यु हुई, 17-18 में 588 हुई, 18-19 में 868 हुई, 19-20 में 889 हुई, और 20-21 में 772 बच्चों की मृत्यु हुई।
ये इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं। ये बहुत सीएससी और पीएचसी करे, कितने सीएससी पीएचसी सेंटर खोले आपने, एनआरएचएम के अंदर कितनी हेल्थ सुविधाएं आपने बढ़ाई, आंगनबाड़ी के अंदर कितने काम किए, इसमें तो आप बात करेंगे नहीं। ये लिफ्ट कर दिया एक आदमी को, बड़ा एहसान कर दिया आपने। जो यहाँ जो स्वास्थ्य आप घोटाला कर सके, कुंभ के अंदर आपने इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया। अरे आप तो वो सरकार है, ये सरकार है जिन्होंने कुंभ कोरोना में भी घोटाला नहीं छोड़ा। आप सोचिए संजीव जी, दुनिया का सबसे बड़ा मास्क घोटाला आपने कर दिया, सैनिटाइजर घोटाला आपने कर दिया। ये तो इतनी मैं एक शब्द कह सकता हूँ, कितनी बेशर्म हो चुकी सरकार की, जिसने कुंभ में घोटाला कर दिया। उन्हें लोगों के स्वास्थ्य से क्या लेना। उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर आपने देखा किस तरह से कंधे के अंदर लोग अपने एक पिता अपने बच्चे को लेके जा रहा था, वो सरकार ने देखा नहीं। और राजधानी के अंदर की स्थिति है ये, जिस तरह से मुख्यमंत्री के विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि 2017 तक का आंकड़ा बताइएगा ना, पहले एक बच्चा आते आते उसकी डेथ हो जाती पिछले विधानसभा के अंदर। वो सबने देखा है किस तरह के स्वास्थ्य सुविधाएं आप ले रहे हैं, किस तरह से घोटाले कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। आप बता दीजिए कितने पीएससी सेंटर खोले, कितने सीएससी सेंटर खोले, बता दीजिए। आंगनबाड़ी की क्या सुविधाएं की आपने, उस पर बात कीजिए। आप उनको स्वीकृत करने के लिए क्या किया, एनआरएचएम के अंदर क्या काम कर रहे हैं, ये बताएं। क्या बजट बढ़ाया आपने? आप हेल्थ का बजट कम करेंगे, शिक्षा का बजट कम करेंगे, उसको लेके कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, राजेंद्र जी के पास में जाऊंगी। क्या करेगी कांग्रेस? बहुत हो गई बहस, अब राजेंद्र जी का वक्त है। राजेंद्र जी के पास चलते हैं। राजेंद्र जी, आपका समय आ गया और आपने ये पूरी चर्चा सुनी, कैग की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, पढ़ी भी होगी। साथ में मुद्दा ये नहीं है कि हमने कांग्रेस के मुद्दे से ये विषय क्यों उठाया। हम महंगाई भी उठा सकते थे, संजीव जी इस बात को समझिए, हम महंगाई भी उठा सकते थे, हम तमाम मुद्दों को और भी उठा सकते थे, लेकिन हमें लगा कि जिस देवभूमि के निर्माण में महिलाओं का योगदान है, उस महिला की बात तो होनी ही चाहिए। राजेंद्र जी जुड़े हमारे साथ। राजेंद्र जी, पूरी चर्चा आपने सुनी है, इस चर्चा के बाद निष्कर्ष आपकी तरफ से क्या? जी, अगर आप पूरी बात को देखें तो आपको ये पता लगेगा कि जब 22 साल उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड को हो गए, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो जो बजट एलोकेशन है सिर्फ 6.5% जो बजट एलोकेशन है जीडीपी का, जो कि बहुत कम है उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की रही, बीजेपी की सरकार रही, कभी किसी ने एक बड़ा जो है जिसे कहते हैं हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश नहीं करी, ये समझने की कोशिश नहीं करी कि हमारे पास मैदान भी हैं, हमारे पास जो है तराई इलाका है, हमारे पास दुर्गम क्षेत्र है। अगर दुर्गम क्षेत्र की जो परिस्थितियां हैं उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते मैदानों से और तराई से, तो हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी पड़ेगी। सबसे बात यह है कि नहीं, सरकारों ने किया है काम, ऐसा नहीं करा है कि मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी खुले, सब कुछ बात हुई, डॉक्टर्स भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं कि जो मेडिकल कॉलेज में जो भी स्टूडेंट जाते हैं उनसे बॉन्ड भी भराए गए। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि सरकारों के बीच में जो आगे आने और इम्प्लीमेंटेशन वाला जो बात है उसमें हम कहीं फेल हो जाते हैं, या फिर जो है हमारे जो है लोगों के मन में, मैं ये बात करता हूं, मैं भी उत्तराखंडी हूं, मुझे लगता है कहीं हम उत्तराखंडियों के बीच में कुछ कहीं ना कहीं मानसिकता में कमजोरी है। हम लोग अपने प्रदेश को बढ़िया बनाने के लिए अपना देने को तैयार नहीं है। सिर्फ राजनीति करने से जो है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होंगी। आपके पास पैसा है, आप किस तरह से कर सकते हो, ये तो एक बहुत बड़ा जो लीडरशिप का काम है, और इसको कोई भी नेता कर सकता है, जो स्वास्थ्य मंत्री कर सकता है, लेकिन उनके अंदर वो दम्भ होना चाहिए, वो होना चाहिए। सिर्फ आप अपॉइंटमेंट कर ले, और अपॉइंटमेंट करने से आपका जो डॉक्टर दुर्गम में नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? अगर आपको लगता है कि ये जो है हमारा जो स्कीम है या हमारा जो भी ये जिस तरह का प्रोजेक्ट है वो फेल हो रहा है, तो उसका कुछ अल्टरनेटिव सोचिए। आप उससे नजदीक जितने भी दुर्गम स्थान है उनके बीच में कोई ऐसा सेंटर पॉइंट बनाइए जहां पे जो है आप वो सुविधा दीजिए, और वहां पे कलेक्टिव जो है क्या कहते हैं आप हॉस्पिटलाइजेशन मेडिसिन उनको आप कीजिए, तो वो आपको एक तरह से देखा। और एक विकल्प मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है एजुकेट करें उस दिशा में, ताकि वो उसी दिशा में काम कर सकें। एटलीस्ट फर्स्ट एड की सुविधा तो मौजूद हो जाए। दुर्गम अति दुर्गम जो क्षेत्र है जी,
जी बिल्कुल सही कहे पूजा जी। मैं ये कहता हूँ आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपकी पहले जो है हमारे पहाड़ में दाइयां होती थी जो प्रसव कराती थी, आप उनको ट्रेन कीजिए, आप उनको टिटनेस के बारे में बताइए, उनके जो है आप जो है कोई जो मेडिसिन है एंटी आपको इन्फ्लेटिव मेडिसिन है उसके बारे में बात कीजिए। तो ये चीज सिखानी पड़ेगी और वो ही जो है इस तरह को कर संजीव जी, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से आप कुछ बिंदु लेकर जाएंगे जो आप सरकार को बताएंगे, क्योंकि आपके पास मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी है और आपके पास ये जिम्मेदारी है कि आप सरकार तक जनता क्या सोच रही है वो आप पहुंचाएं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, ये उम्मीद है कि आप कुछ बिंदुओं को वहां तक पहुंचाएं कि कमी इंप्लीमेंटेशन में आ रही है योजनाओं की, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस दिशा पे सरकार को काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। एक कहावत है, यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। ये तो देवभूमि है, नारी की पूजा मत कीजिए साहब, हमें जीने दीजिए, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं दे दीजिए। हम भविष्य रचते हैं अपने गर्भ में, तो हमें इतना तो कीजिए कि बच्चा जो जन्म ले रहा है वो जी जाए, माँ जो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है वो जी जाए, इतना तो कीजिए। और जहाँ पे कमियां हैं उसको सुधारिए। तो एक कोशिश थी कि सरकार इस दिशा में चेते, समझे और आधी आबादी के कष्ट को कुछ हद तक कम किया जा सके। यही वजह थी कि हमने मुद्दा सियासत से हटा करके इस बार माओ का लिया, माओ की मृत्यु का लिया, क्योंकि जहां सियासत का शोर है उस बीच में कुछ ऐसा मुद्दा जो आपको छू जाए, आपके घर तक पहुंच जाए, वो बेहद जरूरी है और सरकार के कानों पे भी चला जाए, वो भी बहुत जरूरी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।